तो है होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोल एंड सीजन 2। और आज के इस वीडियो में हम सोल एंड सीजन 2 के आगे की कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें कि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बट इससे पहले गाइस, अब तक की कहानी में हुआ क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ, ताकि तुम्हें और मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, अब तक की कहानी में हुआ ये, जहाँ पे यहाँ यू हाओ और मिस टांग टोंग यहाँ जो इविल आई टेरेंट सोल ग्रुप के जो दो कमांडर थे, जिनमें कमांडर शिया चुआन और जो कमांडर शू तियान है, यहाँ इन दोनों को सबक सिखाने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे यू हाओ ने जो कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। प्लान में बिल्कुल कोई भी फ्लॉ नजर नहीं आता। लेकिन तभी यहाँ जब यू हाओ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल फाइनल स्टेप की तरफ जाता है ना, तभी यहाँ कमांडर शिया और जो कमांडर शू तियान है, दोनों मिलकर यहाँ पे यही डिसाइड करते हैं कि हम लोग बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे यू हाओ जो एक पावरफुल क्लास 9 सिंगल टारगेट सोल टूल के जरिए से जब इनके ऊपर हमला करते हैं ना भाई, इनके सिट्टे पिट्टे गुल हो जाती है। तभी ये लोग डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और बारी बारी यहाँ पे तैनाती करते हैं। लेकिन यू हाओ फिर भी इन्हें चकमा दे ही देता है, जिसके चलते थक हार के ये लोग एक सॉलिड प्लान बनाते हैं। और तब इनका यही इरादा था कि हम बस अपने दुश्मन को अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ पर किसी को चारे के तौर पे यूज करेंगे। और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने में ये सभी लग चुके थे। तभी यहाँ पे यू हाओ उनके इस मूवमेंट को देखकर डिसाइड करता है कि अब जबकि ये लोग खुद मुझे परोस के इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, तो भला मैं इसे मिस कैसे कर सकता हूँ। अब मैं इनके साथ साथ इनकी सारी उम्मीदों को आज यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और यही से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। तभी यहाँ पे जो कैप्टन शिया है वो बताने लगता है कि हमारा जो दुश्मन है उसके पास ताकत है कि वो बीच बैटल के दौरान इनविजिबल हो सकता है। इसलिए मेरा प्लान यही है कि हम उसे अपनी स्ट्रेटेजी के तहत सबसे पहले उसे हमारे बीच लाएंगे, ताकि वो यहाँ पर हमारे सामने एक्सपोज हो जाए। और जैसे तैसे करके एक बार बस हमें उसे सर्कल के अंदर लाना है। और अगर इस दौरान वो एस्केप करके निकल भी जाता है तो हम बस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे और यही हमारा मेन टारगेट होगा। क्योंकि अगर यहाँ से वो बच के जाते हैं तो हम अल्टीमेटली वहीं पर हमला करेंगे जहाँ पर इनका मेन हाइड आउट होगा। और एक बार हमें उनका पता चल जाए तो बस उनका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अभी से पूरे एडवांस लेवल तक अपनी स्ट्रेंथ को कॉन्सेंट्रेट करते हुए एक फुल ब्लो अटैक को लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर होना होगा। अगर हम उसे मार भी ना पाए तो भी मुझे पूरा यकीन है कि उस अटैक के चलते ना वो लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी जरूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सुनते साथ ही जो शू तियान है वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस अटैक को पर्सनली गाइड करूंगा, मैं खुद फ्रंट लाइन को लीड करूंगा और बाकी का जो बैटल एरिया होगा उसे असल में फायर पावर के द्वारा पूरी तरीके से कवर कर लिया जाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे यू हाओ बड़ा चालाक था। अब धीरे धीरे करके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, जिसके चलते अब यहाँ इनका जो धैर्य है यानी कि जो पेशेंस लेवल है ये बिल्कुल टूट रहा था। और तभी कमांडर तियान कहने लगता है कि हद हो गई यार, ये लोग अब तक आ क्यों नहीं रहे? बीते 3 घंटों से हम यहीं पर मौजूद है। अगर ऐसे ये लोग छुप कर हम पर नजरें रखते रहे तो फिर तो वो हम ही होंगे ना जो कि लॉस में रहेगा, क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ पे लगातार कंज्यूम होती जा रही है। तभी जो फर्स्ट कमांडर है वो बताने लगते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, सेम मेरी भी है, लेकिन इस वक्त हमें टीम अप करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो एक हाइपर डालू होने के नाते हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। और कैसे भूल सकते हैं कि उनके पास इतना खतरनाक सोल गाइडिंग टूल भी है। अब तभी दूसरा बंदा आते साथ ही बताने लगता है कि कमांडर, मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। और वो बताने लगता है कि जो सोल डिटेक्शन डिवाइस है वहाँ पर हमें किसी के आने की आहट फील हुई है, कोई ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसी और बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही इन्हें तो पूरा यकीन था कि 2 ही बंदे होंगे, तो वो पूछने लगते हैं कि क्या वो 2 लोग हैं, जिस पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा है। ये सुनकर भाई सेकंड कमांडर का हो जाता है, वो इमीडिएटली कहने लगते हैं कि क्या, पर कैसे, क्या रीइंफोर्समेंट इनकी इतनी जल्दी आ रही है, आखिर कैसे? जिससे यहाँ पे कमांडर शिया कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा और शायद से ये लोग स्ट्रेक एकेडमी को ही बैकअप देने के लिए आ रहे हैं। पर अगर हाँ, तो आखिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तभी वो यहाँ पर सभी को कमांड करते हैं, सभी को हाई अलर्ट पे लगा देते हैं और सराउंडिंग के जितने भी ऑब्स्टिकल्स है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इन सभी को गिराने का ऑर्डर देता है। साथ ही जो लोग सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, जो बारी बारी जगह बदल रहे थे, उनको भी एक साथ मैदान में उतारने का ऑर्डर देता है। बस फिर क्या, यहाँ पे आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और जैसे ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती है ना, इन्हें भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जो कि यू हाओ की अनडेड आर्मी है। और यहाँ पर यू हाओ ने बहुत ही अच्छी चाल चली थी, जिसके चलते चारों खाने ये चित हो चुके थे। यू हाओ अच्छे से जानता है कि यहाँ वो जितने चाहे अनडेड क्रिएचर्स को मैदान में उतार सकता है, इनकी कोई कमी नहीं है। अब तभी यहाँ पे ये सभी लोग इनसे फाइट कर रहे थे और तभी यहाँ पे जो कमांडर तियान उन्हें वो कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है कि सबके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इनके पास एक सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और तभी उसके दिमाग में सबसे पहले होली स्पिरिट चर्च और यहाँ पे डेथ गॉडेस आती है और वो कहने लगती है कि अब मुझे इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने योर मैजेस्टी को मना किया था जब उन्होंने इनके साथ अलायंस बनाने का सोचा था, मैंने साफ बोला था, ऑब्जेक्शन भी जाहिर किया था, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। और आज देखो इसका नतीजा, यहाँ पे ये लोग दोनों तरफ से दे दनादन अटैक कर रहे थे, लेकिन अनडेड आर्मी की तादाद तो भाई कम हो ही नहीं रही थी। लिटरली यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे से चारों तरफ से इनके ऊपर हमले हो रहे थे। ये लोग जिस जाल में टांग टोंग और यू हाओ को घेर के मारना चाहते थे ना, आज उसी जाल का ये शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर यू हाओ ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया था। अब दोनों कमांडर यहाँ सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन जो फर्स्ट थे वो बताने लगते
थे कि शायद कोई ना कोई है हमें से ही जिन्होंने की हमें कमजोर करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची है। पर चाहे जो हो जाए हम इतनी आसानी से इसे जाने थोड़ी देने वाले और ना ही हमें मारना इतना आसान है। लेकिन भाई यहाँ इनकी आंखों के सामने लाखों लोग यानी कि लाखों क्रिएचर्स बढ़ रहे थे और तभी यहाँ पे जो बचे कुछ सोल्जर्स थे ना जो कि फाइट कर रहे थे, इनकी हालत भी बिगड़ जाती है। अब ये लोग समझ चुके थे कि भाई नहीं, अभी फाइट बैक करने का मौका नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत देर हो जाती है क्योंकि यहाँ इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तभी यहाँ पे जो वुटांग है वो यहाँ पे सवाल करती है कि वैसे मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारी ये जो आर्मी है ये सच में एंडलेस नहीं है, तो एक बात बताओ आखिर इन सभी को चलाने के लिए एनर्जी आ कहाँ से रही? ये लोग जो एंडलेसली काम कर रहे हैं ये एनर्जी का साइकिल क्या है? अब यूहा स्माइल करता है, कहने लगता है कि ये सब कुछ मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलिस की वजह से हुआ है। उन्होंने इन अनडेड क्रिएचर की जो एनर्जी साइकिल है ना इनको पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिसके चलते जितना ज्यादा तुम इन्हें मारोगे उतनी ही ज्यादा इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और उतनी ही ज्यादा रूथलेस बनकर ये मैदान में उतरेंगे और फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर से यूहा जितना समझा सकता था समझा देता है। यहाँ पे टांगू टांग भी समझ आती है कि भाई बहुत ही खतरनाक चीज है ये। तभी यहाँ पे टांगू टांग को एक बात याद आती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो अब मैं समझी कि वो 3000 जो मेंस हैं जो कि सोल इंजीनियर लीजन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने यहाँ इस जगह पर इतना लंबा वक्त बिताया, महीनों से वो यहाँ पर है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने जरूर से यहाँ की जो एनर्जी रिजर्व है उसे पूरी तरीके से फिल्ड कर लिया होगा। एटलीस्ट जितनी इस जगह की कैपेसिटी है वहाँ तक तो कर ही दिया होगा, तभी आज यहाँ पर इतनी ज्यादा एंडलेस सप्लाई देखने को मिल रही है। जिसमें यूहा स्माइल करता है तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी जो आर्मी थी ना वो बिल्कुल ऐसे छा चुकी थी कि जैसे ये लोग मतलब कीड़े मकोड़े उनके सामने, जो भी रास्ते में आता है सबको मसल देते हैं। यहाँ पे इनका बैरियर भी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन ये लोग भी बिना किसी चीज की परवाह किए लगातार अटैक कर रहे थे और बहुत मुश्किल से ही एक आधा क्रिएचर को ये लोग ढेर कर पा रहे थे। तभी यहाँ यूहा बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और यही असल में वो डेलिकेट बैलेंस है लाइफ एंड डेथ के बीच। जिन मासूम लोगों की जान इन लोगों ने ली है ना, वो 2 कमांडर्स को उसकी हर एक कीमत दूध समेत अदा करना ही होगा। ऐसे ये लोग यहाँ से जा नहीं सकते। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिटरली यहाँ पर इनकी जो कोर आर्मी थी ना वो तक करप्ट हो चुकी थी। तभी कमांडर शिया सभी से कहने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और तभी वो सारे के सारे जितने भी लोग थे ना यानी कि इविल आई टायरेंट सोल ग्रुप के जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को ऑर्डर देता है कि सब के सब अटैक करना छोड़ दो और अपनी फायर पावर को बचाओ। लेकिन भाई यहाँ पे कोई इसकी बात सुनता ही नहीं है। अब ये सुनते साथ ही जो कमांडर त्यान उन्हें वो कहने लगता है कि तुम्हारे कमांडर ने ऑर्डर दिया और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, कर क्या रहे हो तुम लोग? लेकिन गाइस कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो अनडेड क्रिएचर्स थे वो इस कदर ओवरवेल्म कर देते हैं ना इन लोगों को कि इनका जो डर था ये बिल्कुल इनके मेंटल प्रेशर के पीक तक पहुंच जाता है, जिसके चलते ये लोग अपना आपा खो चुके थे। अब तभी यहाँ पे वो फिजिकली इन लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए सीधा उनकी तरफ कुछ छोटे छोटे जो इनके इंसेक्ट बग्स थे उनके जरिए से कुछ ऐसे साउंड्स निकालता है कि जिसके जरिए से ये लोग अपने होश में आए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ पे वो समझ आते हैं कि ये सब कुछ इन अनडेड क्रिएचर्स का ही किया धरा है। जो डर इन्होंने देखा है वो इनके दिमाग में हावी हो चुका है। अब तभी यहाँ पे एक बंदा ना वो छोटा सा जो इनका जो टूल था उसे पकड़ते साथ ही मसल के रख देता है। दूसरी तरफ एक बंदा इसे पकड़ते साथ ही कच्चा चबा जाता है। इनकी आंखें फुल रेड थी किलिंग इंटेंट के साथ, लेकिन इन्हें पता था कि हम कुछ भी कर ले हम बचने नहीं वाले। अब थोड़ी देर के बाद हमें नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे जो सोल डिटेक्शन डिवाइस था उसके ऊपर कोई भी क्रिएचर नजर नहीं आता, जिसका मतलब कम्प्लीटली जितने भी क्रिएचर्स थे वो वाइप आउट हो चुके थे, जो देखकर ये लोग बड़ा खुश हो रहे थे। और जिसके चलते अब यहाँ पर जो कमांडर थे सभी से कहने लगते कि अब जाके तुम लोग रेस्ट करो और अपनी जो सोल पावर है उसे रिकवर करने में फोकस करो। लेकिन यहाँ आधी से ज्यादा फौज पूरी तरीके से मौत के घाट उतर चुकी थी। लेकिन भाई यूहा दूर से स्माइल करता कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को आराम करने दूंगा? भाई यहाँ पे सेकंड वेव जो अनडेड क्रिएचर्स की थी ना वो चल पड़ती है सीधा इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ये लोग सेकंड वेव को देखते हैं तो भाई इनकी मतलब हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पे सेकंड कमांडर कहने लगता है कि कैसे आखिर यहाँ पे इतने सारे क्यों हैं? लेकिन तभी फर्स्ट कमांडर उसे चुप करा देता है। और तभी जैसे उसके जो बाकी सारे सोल्जर्स जो कि बेचारे थक हार के बैठे थे, जिन्हें लग रहा था कि शायद अब बच गए हैं, जैसे इनके कान में ये बात आती है वो थोड़े पैनिक कर जाते हैं और इसी के चलते फर्स्ट कमांडर उसे चुप करा देता है। लेकिन जैसे ही अंडर क्रिएचर्स की दूसरी फौज ये लोग देखते हैं ना तो भाई इनका काम हो जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि अब हम बच नहीं सकते। मतलब इंसान की जो मेंटेलिटी है ना उसके साथ इस वक्त युवा छेड़छाड़ कर रहा था। इस कदर वो खिलवाड़ करता है कि किसी की लड़ने की हिम्मत तक नहीं होती और ये लोग वहीं पर अपने हथियार डालकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कमांडर शिया समझ आता है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। युवा उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अब बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्मी के 2 बहुत बड़े मजबूत फिंगर्स को हमने काट के रख दिया है। शू तियानरान बताओ, जानना चाहूंगा कि आखिर तुम्हें ये तोहफा कैसा लगता है? यहाँ पे कमांडर शिया का चेहरा देखने लायक था। लेकिन तभी कमांडर तियानुन एक बंदे को ढेर करते हुए कहने लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पे रेकलेसली एक्ट करेगा तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अब सारे लोग और ज्यादा पैनिक कर जाते हैं क्योंकि अपना ही कमांडर अपने ही लोगों को मार रहा है। अब तभी कमांडर शिया कहने लगते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर ऐसे ही बार बार लोग आते रहे तो भी हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत है, बस साथ रहो और शांत रहो। लेकिन भाई यहाँ पे जो कमांडर तियानुन है ना वो खुद ही पागल हो चुका था और पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि कोई नहीं बचने वाला। अब ये देखते साथ ही जो कमांडर शिया है वो समझ आता है कि कमांडर तियानुन अपना आपा खो चुका है और तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सबके सब यूजलेस फूल्स हो, आखिर तुम लोग इतना ज्यादा घबरा किस बात से रहे हो? तुम लोग तो वैसे
भी यूजलेस हो, तुम लोग किसी काम के नहीं है। अब ये कहते साथ ही हवा में जंप करते हुए वो अपने डूम्सडे जजमेंट का यूज कर देता है, जो कि क्लास 9 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल है, और इसे देखकर लोग भी थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। तभी कमांडर त्यानयुन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर हम कौन है? हम सन एंड मून एम्पायर के आर्मी है, जो कि इस पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो कि सन एंड मून एम्पायर के हाथ हैं। तो आखिर हम कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है कि तुम इस अटैक से बचवाते हो, तुम्हारे कितने क्रिएचर सर्वाइव कर पाते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो उसे चला देता है, जो कि सीधा जाके जमीन पे लैंड करता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसके चपेट में उसके अपने सोल्जर्स भी आ जाते हैं, और दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर दूर तक ये जो अटैक था इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चारों तरफ बस यहाँ पे आग लग चुकी थी। अब तभी थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ हर एक चीज पूरी तरीके से आग की लपटों में घिर चुकी थी। बचने का जैसे कोई चांस था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि 99% चांसेस है कि हर एक जिंदा क्रिएचर मारा गया हो। यहाँ पे मजे की बात ये थी कि जो अनडेड क्रिएचर्स थे ना, वो वापस से नथिंगनेस में बदल कर उसी एनर्जी फॉर्म में चले जाते हैं जहाँ से ये आए थे। अब तभी यहाँ पे एक सोल्जर जो कि सबसे आगे खड़ा था, वो इमीडिएटली सोल डिटेक्शन टूल में देखता है, जहाँ रडार बता रहा था कि आधे से ज्यादा जो क्रिएचर्स थे वो गायब हो चुके हैं, जिससे इन लोगों को लग रहा था कि भाई हमारा अटैक काम कर चुका है, सारे के सारे मिट चुके हैं। कमांडर शिया भी आते साथ ही शू तियानयुन को कंग्रेचुलेट करता है, शाबाशी देता है। यहाँ पे तभी जो शू तियानयुन, जिसे कि लग रहा था ये सब कुछ इविल सोल मास्टर्स ने किया होगा, तो वो कहने लगता है कि वो अभी तक अपीयर नहीं हुए। आखिर ज़ोंगली और उसके लोग क्या चाहते हैं? आखिर वो लोग हमारे सामने आए क्यों नहीं? और चाहे जो हो, मुझे इसका यूज नहीं करना चाहिए था, ये हमारा आखिरी रिसोर्सेज था। लेकिन यहाँ पे वो खुश था कि एटलीस्ट इसके जरिए से उसने अपने बचे कुछ लोगों के मोरल्स को तो बचा लिया। अब वो लोग और ज्यादा उत्साहित हो चुके थे फाइट बैक के लिए। साथ ही वो बताने लगता है कि एटलीस्ट चाहे जो हो जाए, हमने वन ऑफ द इविल सोल मास्टर के टैक्टिक को पूरी तरीके से काउंटर तो कर लिया, इससे हमें आगे लड़ने में और ज्यादा जज्बा मिलेगा। तभी यहाँ पे हम वू टैंग को देख पाते हैं, जो कि कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने एक्चुअली में क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल का यूज किया। तो अच्छी बात हुई कि तुम्हारी स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने पूरी तरीके से बैटल फील्ड को कवर कर लिया। तभी यूहाओ भी ऊपर से टपकता है और वो बताने लगती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद हमारी जो पूरी की पूरी अनडेड आर्मी है इसको डायरेक्ट हिट पड़ता, लेकिन तुमने ऐसा होने से बचा लिया, और जो शेल का डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर है उससे पूरी आर्मी को बचा लिया। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मरे तो कुछ भी नहीं थे, एक आदि जो डिस्ट्रॉय हुए होंगे, लेकिन बाकी सारे यानी कि 99% जितने भी क्रिएचर्स थे वो सही सलामत थे। यहाँ पे युवा बताने लगता है कि मेरे पास भी ये लेवल 9 का कैनन शेल मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस लायक है कि मैं उनके ऊपर ये जाया करूं। यहाँ पे तभी वू टैंग कहने लगते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी के चलते हम लोगों ने उसे काफी हद तक पुश कर दिया है, जिसके चलते उन्हें क्लास 9 का एक स्टेशनरी सोल कैनन शेल का यूज करना पड़ा। समझ रहे हो? यहाँ पे युवा कहने लगता है कि हाँ, और इस प्रेशर को हम बरकरार रख सकते हैं, बस ऐसे ही आगे चलकर हमें इन्हें लगातार पुश करना होगा जब तक कि इनमें से एक एक बंदा मिट ना जाए। पर इस वक्त सबसे पहला टारगेट इनका ये जो बैरियर है, क्योंकि एक बार लिंक्ड बैरियर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद मेरे जो मेंटल अटैक है उसे मैं प्रॉपर वे में यूज कर सकता हूँ। और दिक्कत वाली कोई बात है नहीं है, क्योंकि ये मेरे मेंटल अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को नहीं। अब यहाँ पे युवा अपनी पूरी आर्मी को ना रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। अब उन्हें दूर जाता हुआ देखकर सभी को लग रहा था कि हाँ, ये लोग तो डर चुके हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि युवा तो यहाँ पे दूसरी डिफरेंट टैक्टिक का यूज करने के लिए इन्हें बस थोड़ा मौका दे रहा है। अब तभी सभी को वो लोग आराम करने का भी कहने लगते हैं। तभी यहाँ पे कमांडर शिया कहने लगते हैं कि जो इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन है वो अब यहाँ जो लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर है उसे मेंटेन करेंगे और बाकी सब लोग रेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे होता भी ऐसा ही है, आधे लोग रेस्ट करते हैं, आधे लोग तैनाती पे थे। लेकिन तभी यहाँ एक बंदा अचानक से कुछ चिल्ला उठता है और कहने लगता है कि वो लोग आ चुके हैं, दुश्मन आ चुका है। लेकिन जैसे ही जो लोग यहाँ पे उस डिफेंसिव बैरियर को मेंटेन किए हुए थे ना, जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं तो वो तक डर जाते हैं। पर तभी पलट के देखने पर पता चलता है कि जो यहाँ पे लोग आराम कर रहे थे ना, जो बाकी के सोल्जर्स, उनमें से एक बस नींद में बड़बड़ा रहा है। यहाँ पे वो थोड़ा थैंकफुल भी होता है कि चलो अब दुश्मन का तो कोई अटैक नहीं है। लेकिन अचानक से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी तेजी से ड्रॉप होने लगता है। सभी को अचानक से ठंड लग रही थी और ये लोग ना ठंड के मारे बिल्कुल कांप से रहे थे। इस कदर बर्फबारी हो चुकी थी कि यहाँ पर जो इनका डिफेंसिव बैरियर था ना, उसके आर पार भी बर्फ की एक बहुत मोटी सतह जम चुकी थी। चारों तरफ यहाँ पे कड़ाकेदार ठंड पड़ रही थी, जिसके चलते यहाँ इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन यहाँ जो लोग अंदर फंसे थे ना, वो लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें आइडिया तक नहीं था कि ये सब कुछ हो किस वजह से रहा है। उन्हें बस यही लग रहा था कि यहाँ पे जो दाओ स्प्रिट एम्पायर का जो वेदर है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि अभी तो ऑटम का टाइम है ना, तो आखिर इतनी ज्यादा ठंड कैसे पड़ सकती है? लगता है कि सर ठंड बहुत ही जल्द नजदीक है। तभी यहाँ पे जो कमांडर शिया था ना, उसको यहाँ पे कमांडर त्यानयुन पीने के लिए कुछ सूप देता है और कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि हमारा ये मिशन जो कि स्टार्टिंग में इतना स्मूथली चल रहा था, वो आगे चलकर एंड में इतना ज्यादा वर्स हो जाएगा कि हमारा अब तक का सबसे मुश्किल मिशन बन के रह जाएगा। देखने वाली बात ये थी कि इन लोगों को ये लग रहा था कि होली स्पिरिट कल्ट इस सब के पीछे है, और तभी यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते कि एक बार हमें वापस जाने दो, फिर तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तभी यहाँ पे जो कमांडर त्यानयुन है वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता है कि हाँ, इस बार इन लोगों ने हद पार कर दी है, इन्होंने हमारे पीठ पीछे
पीछे खंजर भोंका है, इसकी सजा तो इन्हें मिल के रहेगी। और कमांडर जोंगली वो तो हमारे मार्शल को कमजोर करना चाहता था, इसीलिए उसने पीठ पीछे ऐसी साजिश रची है जिसकी सजा तो उसे सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने एक बीस्ट लॉर्ड रैंक सोल इंजीनियर लीचन को प्रोवोक करने की कोशिश की है। पर कमांडर शिया कहने लगते हैं कि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो दो दुश्मन है जो कि खुद को कंसील ही नहीं कर रहे, खुद को हमारे सामने एक्सपोज होने ही नहीं दे रहे। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो दो सोल इंजीनियर लीजन तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि एक लिमिट डाउलो भी यहाँ पे मारा जा सकता है इनके आगे। जिसमें यहाँ जो शू तियानियन है वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चिंता मत करो, मेरा जो स्टेशनरी सोल कैनन शेल है उसने जरूर से उन्हें हिट किया होगा और वो इस वक्त इंजर्ड होंगे। जिसमें वो भी मान जाता है, कहने लगता है कि ठीक है फिर हम कुछ देर और यहाँ पे रेस्ट करेंगे, जिसके बाद जैसी सबकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में आ जाएगी हम लोग यहाँ से विथड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ये लोग भी रेस्ट करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या सिचुएशन और जो टेम्परेचर है किस हद तक ड्रॉप हो चुका है। अब तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये लोग बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली अब वक्त आ चुका है, शायद अब हमें यहाँ से विथड्रॉ करना चाहिए। अब तभी वो सभी को लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर को पूरी तरीके से विथड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। कहने लगता है कि धीरे धीरे लेकिन ये हटाया जाएगा ताकि यहाँ दुश्मन को मौका ना दे एक भी सरप्राइज अटैक का। अब तभी यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर मिलता है ये लोग यहाँ पे उस बैरियर को हटा देते हैं और जैसे ही देखते हैं तो भाई 4 घंटे में इतनी ज्यादा बर्बादी हो चुकी है, इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तो वो यहाँ पर जो सोल रेज होते हैं उनके जरिए से आइस वॉल्स को तोड़ने का ऑर्डर देता है और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि ये जो इग्लू जैसा शेप का ये जो आइस वॉल था, जैसे ये लोग इसके ऊपर हमला करके तोड़ते हैं तो यहाँ अचानक से टेम्परेचर पूरी तरीके से ड्रॉप होने लगता है और पूरी जगह काफी तेजी के साथ फ्रीज होने लगती है और धीरे धीरे टेम्परेचर इस हद तक गिर चुका था कि यहाँ पे एक बंदा जो कि डर के मारे पीछे हट रहा था, उसकी बॉडी जैसे इसके संपर्क में आती है पलक झपकती वो पूरी तरीके से बर्फ का पुतला बन चुका था। यहाँ पे तभी जो कमांडर तियानियन है वो समझ जाता है कि भाई सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो कहने लगता है कि अब हम क्या करें, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना यहाँ पर तो सबकी कुल्फी जम जाएगी। अब वो सभी को यहाँ से फ्लाई करते हुए निकलने का ऑर्डर देते हैं, सबके सब अपने टूल्स को एक्टिवेट करते हुए जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पर इतनी कड़ाकेदार ठंड पड़ती है कि भाई इनको अपने दिमाग के किसी कोने में भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी कि पलक झपकते इनकी हड्डी जमना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये लोग काफी तेजी से फ्लाई करते रहते हैं, लेकिन यू हाउ इमीडिएटली आइस एक्सप्लोजन का यूज करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और यहाँ स्वैग के साथ जैसे ही आइस एक्सप्लोजन का यूज करता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस एक्सप्लोजन होता है जिसके चलते टेम्परेचर बहुत रैपिडली नीचे गिर जाता है और यहाँ जो कोई भी इसके कॉन्टेक्ट में आता है ऑन द स्पॉट वो जम जाता है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो लोग मतलब थोड़े ठीक ठाक पावरफुल थे ना वो तो यहाँ पर अपने टूल्स का यूज करते हुए इसके अंदर सेफली खुद को रख लेते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो लोग वहीं पे मौत के घाट उतर चुके थे। अब तभी यहाँ पे यूहाओ ये सारा नजारा दूर से देख रहा था और तभी हमें बताया जाता है कि आखिर इन लोगों ने इसकी तैयारी कैसे की थी, जहाँ पे मिस्टर वुटोंग से यूहाओ ने बताया था कि जो दो सोल इंजीनियर लीजन के ग्रुप है ना ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम फिर भी इनका सुपड़ा साफ कर सकते हैं। पर इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। सबसे पहले तो हमें उन्हें उनसे बैरियर से बाहर निकालना होगा और जैसे ही वो लोग निकलेंगे उसके बाद अपनी अनडेड आर्मी का यूज करके हमें इनके मॉरल्स को पूरी तरीके से कुचल देना होगा और जिसके बाद ये लोग यहाँ से एस्केप करने के लिए डेस्परेट हो चुके होंगे और जब तक वो बाहर आएंगे तब तक टेम्परेचर को हम इस हद तक गिरा देंगे कि यहाँ जैसे ये लोग उस बैरियर को तोड़ेंगे ना तो यहाँ का टेम्परेचर इस हद तक कमजोर हो जाएगा कि इनके सारे के सारे लोगों की वहाँ कुल्फी जम जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि 99% तो इस लास्ट स्ट्राइक से पूरी तरीके से मारे जाएंगे सिवाय उन 2 कमांडर्स के, और जो कि हमारे इस प्लान को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए इनका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तभी जाकर तो सारा का सारा जो ब्लेम है वो होली स्प्लिट कल्ट के ऊपर जाएगा। यहाँ पे भाई जैसे ही दोनों कमांडर्स अपने कैनन से बाहर आते हैं ना और जैसे ही नजारा देखते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी का सुपड़ा साफ हो चुका है तो कमांडर शिया उसका गुस्सा देखने लायक था और वो कहने लगता है कि होली स्प्लिट कल्ट मैं कसम खाता हूँ कि इसकी कीमत तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। अब तभी कमांडर तियानियन कहने लगते हैं कि कमांडर शिया पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर में जाकर रिपोर्ट करना होगा। तभी यहाँ पे इनके कॉमरेड की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कर्रा रहा था। यहाँ पे उनसे इसका नजारा देखा नहीं चाहता क्योंकि आधी बॉडी बर्फ से जम चुकी थी और आधी बॉडी बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुकी थी और वो कर्राते हुए इससे पहले कि कुछ कह पाता बस उनके साथ अपना एक आखिरी बार हैंडशेक करता है। यहाँ पे कमांडर शिया का गुस्सा 7वें आसमान था, वो बस उससे अपनी नजरें फेर लेते क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे जो कमांडर तियानियन है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि मेरे भाई चिंता मत करना, तुम लोगों का ये बलिदान जाया नहीं जाएगा, इसका बदला हम लेके रहेंगे। यहाँ पे वो बेहोश हो चुका था बट सडनली यहाँ पे यूहाओ की आवाज उसके अंदर से आती है। वो कहने लगता है कि कमांडर तियानियन तुम्हारा ये जो लेवल 9 का जो सोल कैनन शेल है ना फिलहाल के लिए इसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो भी शॉक्ड था और सडनली यहाँ पर उसका हाथ उठते साथ ही उसके चेस्ट पे जा लगता है और तभी यूहाओ अपने द एम्प्रेस पाम स्नोलेस ग्लेशियर का यूज करता है जिसके बाद इतना जोर का एक्सप्लोजन होता है ना आइस एक्सप्लोजन के। यहाँ पर कमांडर जो शू तियानियन है वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है जिसका इम्पैक्ट जो कमांडर शिया था उसे भी फील होता है, लेकिन वो काफी दूर जा गिरता है पर जिंदा था। अब तभी वो यहाँ पे तियानियन के साथ बढ़ते हुए जाता है लेकिन वो तो अब नहीं रहा, मारा जा चुका है। यहाँ पे भाई वो दौड़ते हुए जाने की कोशिश करता है लेकिन मुंह के बल जा गिरता है और तभी कहने लगता है कि होली स्पिरिट कल्ट मैं तुम लोगों को
कभी नहीं भूलने वाला। तभी यहाँ पे वूटांग कहने लगती है कि आखिर हम इसे मारते क्यों नहीं। जिस पे यूहा कहने लगता है कि ये जिंदा जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मरने के बाद उतना हमारे काम नहीं आने वाला, और वैसे भी इसके कॉमरेड्स और उसके लोगों को मारने वाले होली स्पिरिट कर्स है, वो यूहा थोड़ी है, तो हमें ऐसा निकलना चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग सीधा दाउलिंग सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।